हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो कि रेडियो जॉकी हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, अभिनेत्री हैं, एंकर हैं, लेखिका हैं। आप हैं आरजे रेखा जी। आरजे रेखा जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज आपने मुझे मौका दिया है। और जरूर मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ हूँ, अपने श्रोताओं से, अपने व्यूअर्स से बात करने के लिए। जी, हम जानना चाहते हैं कि बचपन से ही आपको रेडियो पर बोलने का सपना देखा था आपने, और वो सपना आपका पूरा हुआ। जब ये सपना पूरा हुआ उस समय आपकी फीलिंग्स क्या रही, उस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। एक्चुअली सपना सचमुच बचपन से ही था, क्योंकि घर में हम जब छोटे थे तो मम्मी बहुत ज्यादा टीवी नहीं चलाने देते थे। उस टाइम केबल का जमाना था, तो केबल तब लगता था जब हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। मम्मी ने कहा कि जब स्कूल खत्म होगा तब जाके हम आपको टीवी लगवा के देंगे। टीवी था बट केबल नहीं लगता था। तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ही एंटरटेनमेंट का साधन था, और वो रेडियो था। तो रेडियो ही ऐसा दोस्त बन गया था कि सुबह शाम पढ़ते हुए, कोई घर का काम करते हुए, कुछ भी अगर खाली भी बैठे हैं तो रेडियो चल रहा है। लेकिन रेडियो ने कब अपनी जगह एकदम लाइफ में ऐसी बना दी ना कि जैसे हमारा दोस्त है, उसके बिना लाइफ को सोच पाना बिल्कुल ऐसे लगता था कि रेडियो नहीं है तो आज बहुत खालीपन है, कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। तो जैसे जैसे रेडियो को सुनते रहे, बड़े होते गए, गानों से लगाव हुआ, रेडियो पर जो लोग बोलते थे उनकी आवाज से लगाव हुआ। फिर कहीं ऐसे दिमाग में विचार आने लगे कि रेडियो के अंदर कोई बैठा है क्या, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं पता चलता था कि क्या है, क्यों है, कैसे चल रहा है। तो रेडियो को देख के मुझे लगता था कि शायद इस बॉक्स के पीछे कोई है, तो हम पीछे से पलट के उसको देखते थे, उस बॉक्स की तरफ देखते थे कि यार कहाँ से आवाज आ रही है। फिर धीरे धीरे घर में बातें होती थी इस बारे में, पता चला कि रेडियो आकाशवाणी एक जगह है जहां से लोग बोलते हैं और वो हमें सुनाई देता है। फिर पापा कई आरजेस की बहुत तारीफ करते थे कि उसकी आवाज देखो कितनी प्यारी है, इसकी आवाज कितनी प्यारी है। तो मुझे लगता था कि हाँ वाकई आवाज अच्छी है, लेकिन मुझे भी यहाँ जाना है। और कभी कभी थोड़ी सी जलन भी होती थी कि पापा कभी मेरी तारीफ करेंगे यहाँ पे। क्या बात है, क्या फिर धीरे धीरे मैंने, एक दिन मेरा मन किया कि कैसे यहाँ पे पहुंचते हैं, मैं इस बारे में जानूं। मैंने रेडियो तो मैं सुनती ही थी, रेडियो पे एक शो के अंदर सुना कि क्या प्रोसेस है, कैसे यहाँ पे पहुंचना है। फिर मैंने वही चीज दिमाग में बिठा ली कि हाँ पहले मुझे कम से कम ग्रेजुएशन तो करना है, उसके बाद ही कभी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इससे कम एजुकेशन के साथ आप ट्राई नहीं कर सकते थे। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, और जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ मैं इसके पीछे लग गई कि मुझे पता चले कब ऑडिशन है, कब ऑडिशन है। मैंने लगातार फोन किया आकाशवाणी में, एक आध बार गई भी। पहला ऑडिशन फेल हुआ। जब दूसरा ऑडिशन हुआ तो पता चला कि पहले ऑडिशन में मैंने क्या गलतियां की थी जो आज इम्प्रूवमेंट है। और वो इम्प्रूवमेंट आया क्योंकि मुझे वहीं से किसी आरजे के साथ मिलना हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि ये तैयारी करनी चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। उनसे काफी कुछ चीजें सीखी मैंने, और मैं आज भी उनका थैंक्स करती हूँ। अवधेश जी उनका नाम है। उनकी वजह से मैंने काफी कुछ सीखा रेडियो की दुनिया के बारे में। और जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ नेक्स्ट ऑडिशन पे, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अभी घर पहुंची भी नहीं थी। मेरा घर का डिस्टेंस जो है आकाशवाणी से मुश्किल से 10 से 15 मिनट का है। अभी मैं घर के गेट पे ही थी तो मुझे कॉल आ गया कि रेखा यू आर सिलेक्टेड। मुझे लगा कि क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को पता था कि मैं ऑडिशन पे गई हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद किसी ने मजाक किया। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैंने जब फोन पे बोला कि आप पक्का मुझसे मजाक कर रहे हैं, कौन है प्लीज बताइए, क्यों आपका ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ था, आपको नहीं लग रहा था कि आप सिलेक्ट होंगी? मैंने कहा नहीं अच्छा तो हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी आप कॉल कर देंगे ये नहीं पता था, क्योंकि अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंची। क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि जिनका ऑडिशन एकदम बेस्ट था, जिनको मैं था कि इसको तो लेना ही है, उसको हमने कॉल किया, एंड वो आप हैं। तो इतनी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं ऐसे लिटरली उछल रही थी कि आज मैं सिलेक्ट हो गई वहां पे जहां मैं इतने सालों से, बचपन से सपना देख रही थी जाने का। और जब मैंने पहला प्रोग्राम वहां पे किया तो मैं बिल्कुल, मेरे हाथ ऐसे से कांप रहे थे। मैंने एक और इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी कि पहला प्रोग्राम है, पता नहीं कैसा होगा, मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन जब मैंने वो शो कर लिया तब एक अलग राहत थी, एक अच्छा फीलिंग थी कि हाँ मैंने आज वो शो किया। बहुत अच्छा लगा था सचमुच। मतलब अपनी आवाज को सुनना वापस से, और वो सब चीजें अपने आप में एक बहुत बड़ी, मतलब मेरे लिए तो बहुत अचीवमेंट थी।
बाकी श्रोताओं ने कैसा महसूस किया उस दिन वो तो वही जानते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, उस पल को, उस क्षण को आपने याद किया। और जो अभी जो आप गुड फीलिंग दिखा रहे हैं, मुझे लगता है उस समय इससे 1000% अधिक बिल्कुल, फीलिंग बिल्कुल। गुड थी आपकी। बहुत ज्यादा थी। वाकई वाकई। रेखा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने ये फीलिंग महसूस की तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब पहली बार आपने अपनी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के आकाशवाणी से सुना, तब कैसा फील हुआ आपको और आपके परिवारजनों को? एक्चुअली क्योंकि हमारा शो हमेशा से लाइव रहता है जी। उस टाइम, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा डिवाइसेस नहीं होते थे कि हम कुछ रिकॉर्ड कर पाए, तो मैंने अपने ब्रदर से कहा और उसने जैसे कैसेट रिकॉर्डर होता था उस पे कैसेट लगा के मेरे प्रोग्राम को, मेरे शो को उस टाइम रिकॉर्ड किया। तो जब मैं वापस घर पे आई और मैंने उसे सुना तो सच में ऐसी फीलिंग थी कि पहली बार मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड की हुई ऐसे सुन रही थी रेडियो से। सच में अमेजिंग फीलिंग थी। और हाँ, ऑब्वियसली कि क्योंकि मेरा पहला शो था तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स भी रही थी, बिल्कुल, जो मैं आज अगर उसे सुनूं तो मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या ब्लंडर किए होंगे शायद। लेकिन अभी मुझे लगता है कि यस, जो पहली फीलिंग होती है वो पहली ही होती है। कुछ भी वाकई वाकई बहुत अच्छी गुड फीलिंग थी उस समय के लिए, आपके लिए। हम आगे बढ़ते हैं रेखा जी। ऑल इंडिया रेडियो के FM गोल्ड और FM रेनबो के साथ आपकी लंबी यात्रा रही है। एक कलाकार के रूप में आपने कैसा इसको बदलाव किया? जब मैं शुरुआत में यहाँ पे आई थी तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल ऐसे था जैसे कि आप किसी समंदर के अंदर डुबकी लगा रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता कि लहरें आपको कहाँ लेके जाएंगी और आपको कौन सा खजाना उसमें से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही शुरुआत की थी और मेरे लिए सब कुछ नया था, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई ऐसा नहीं था जो इस इंडस्ट्री से हो या मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई हो। तो मेरे लिए बिल्कुल नयापन था, नए लोग थे, नई इंडस्ट्री थी, नया एकदम प्रोफेशन था वो मेरे लिए। पर क्योंकि मेरे अंदर एक इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशन था और मुझे बस एक एनर्जी उसी से आती थी कि मैं इससे जुड़ रही हूँ और मुझे कुछ भी करके इसे आगे लेके जाना है। तो जब मैं यहाँ से जुड़ी, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। पर मैंने एक चीज़ हमेशा अपनाई कि जब भी मुझे कोई कुछ कहता था, कोई चीज़ नहीं सिखाता था या मेरे किसी वर्ड को पकड़ के बोलता था कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो मैं उसे हमेशा याद रखती थी। मतलब एक छोटी सी चीज़ कि हम लोग आम बोलचाल में फिर बोल देते हैं जी, कोई बात है तो फिर मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मुझे पता चला कि फिर सही शब्द नहीं है, वो फिर होता है। तो हमने एक बार ऐसे ही मीटिंग में बात भी की कि सर सब तो फिर बोलते हैं, हम फिर बोलेंगे तो अजीब लगेगा सुनने वालों को, लोग कहेंगे पता नहीं कौन सी भाषा में बात करती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप रेडियो से जुड़े हैं, हमारे रेडियो को इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पे लोग सुन के हमें भाषा सीखते हैं। एक टाइम ऐसा भी था कि सही प्रोनाउंसिएशन शब्दों का क्या है वो यहाँ से सीखते हैं लोग। तो अगर हम ही गलत बोलेंगे तो बाकी लोग क्या सीखेंगे, इसलिए आप सही बोलिए। जब लोगों को क्वेश्चन आने दीजिए कि ये ऐसा क्यों, वो अपने आप आपसे सीखेंगे और वो सही अगर रिसर्च करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आप सही थे। तो हम दूसरों के लिए गलत बोलें, इससे अच्छा है कि हम उनको कन्विंस कर पाएं या उनको उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एनकरेज कर पाएं। इसलिए हमेशा सही शब्द का उच्चारण करिए। तो आज भी मेरी ये आदत है कि अगर मुझे कोई शब्द नहीं पता है कि इसको सही कैसे बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कहीं नुक्ता है, कहीं कोई ऐसा शब्द है, तो आज भी हम रिसर्च करते हैं उसके ऊपर। अब तो गूगल ने बहुत आसान कर दिया है सब कुछ। हम उस पर पहले रिसर्च करते हैं कि शब्द को बोला कैसे जाता है और तब हम उसे कोशिश करते हैं रेडियो पे बोलने की या रिकॉर्डिंग्स में बोलने की। क्या बात है। तो यही चीज़ मैंने देखी है कि पहले दिन से और आज जहाँ मैं इतने एक्सपीरियंस के बाद, हालांकि आज भी मैं सीख रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और आज मैं एक इंसिडेंट अगर बताऊँ तो जब मैंने शुरुआत की थी, हमारा पूरा बैच था, ग्रुप था, काफ़ी सारे लोग मेरे साथ सेलेक्ट हुए थे, करीब 8-10 लोग। तो हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पर, तो हमारी एक पेक्स थी, उनका नाम भी अगर मैं लूँ रंगोली जी, तो वो बहुत प्यार करती हैं आज मुझे। तो उन्होंने मुझसे क्या मतलब पूरे ग्रुप से ही कहा था कि मैंने गलती कर दी तुम लोगों को सिलेक्ट करके, तुम में से एक भी इस लायक नहीं था। मतलब कभी कभी जैसे पेरेंट्स भी गुस्से में बोलते हैं, अपनेपन से, तो उन्होंने ऐसे बोला था हमें। तो वो दिमाग में बैठी थी चीज़ की क्या सच में हम इस लायक नहीं थे, हम यहाँ तक आए हैं। आज वो टाइम है कि उन्हीं के मुंह से मेरे लिए ये निकला कि रेखा कुछ लोग इस फील्ड में आ जाते हैं लेकिन वो इस फील्ड के लिए बने नहीं होते हैं। क्या बात। पर तुम इस फील्ड के लिए बनी हो और मुझे तुम्हें सुन के या तुमसे काम करा के मुझे ऐसा लगता है कि तुम वाकई इसी फील्ड के लिए बनी थी और तुम्हें यहाँ होना ही चाहिए। तो वहां से यहाँ तक का जो सफर मैंने किया वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इंस्पिरेशन के साथ मैं आगे बढ़ी हूँ, या यूं कहूँ कि मेरे लिए एक करिश्मा है वो कि 0 से 5 तक 10 तक जहां भी आई हूँ मैं, 100 तक तो नहीं कहूंगी, लेकिन जहां तक भी आई हूँ ये उन बड़ों की सीख है या उनका
कह सकते हैं मार्गदर्शन है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। और हमने हमेशा सीखने के लिए अपने आप को खाली घड़े की तरह रखा है कि जो भी मिले बस सीखना है। हम कभी ये ना सोचें कि मुझे आता है आप मत बताइए। जब तक हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है तब तक हम हमेशा सीखते हैं और सीखते सीखते हम बहुत आगे जाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी रेखा जी आप दे रही हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपके शब्दों के उच्चारण की बात आई है, बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप और आपकी टीम अपने हिंदी शब्दों का या अन्य शब्दों का उच्चारण बड़े शुद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं? क्योंकि दर्शक भी बताते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से शब्दों के उच्चारण को सीखते हैं। जब आप एक आम जन के बीच में बात करते हैं, या चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, वहाँ जो हिंदी के या अन्य शब्दों का उच्चारण होता है तो हमें लगता है कि वो शुद्ध उच्चारण नहीं है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो वेल एंड क्वालिफाइड होता है, बावजूद उसके वो शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं होता। उस समय आपको कैसा लगता है कि इसको मैं बताऊं कि ये शब्द ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है? हाँ। या अपने आप ही रहता है कि अगर मैं ऐसा यहाँ इस माहौल में ऐसा कुछ कहते हैं तो ठीक नहीं रहेगा? वो फीलिंग भी हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली होता क्या है कि हम क्योंकि इस फील्ड में हैं तो हमने बहुत कुछ इससे रिलेटेड सीखा है, इस फील्ड को समझा है, इसकी टेक्निकल चीज़ों को हमने जाना है, भाषा को जाना है। पर हर किसी ने इस फील्ड में एंटर नहीं किया है, तो हम अगर किसी से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी बिल्कुल वैसा ही परफेक्ट बोले तो वो इम्पॉसिबल है। और बहुत से लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं तो उनकी भाषा में वो रीजनल टच भी होता है जी। तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और बजाय इसके कि हम बार बार सबको पोक करके बोले कि नहीं तुमने यहाँ गलत बोला, यहाँ गलत बोला, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारा करेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका करेक्ट होना नहीं इतना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर हमारे घर में हमसे छोटे हैं तो हम उनकी भाषा पे ध्यान ज़रूर देंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरे आसपास जो लोग अभी बड़े हो रहे हैं वो कभी गलत बोले जी। तो मैं उनको जरूर सिखाती हूँ। जैसे मैंने मेरे ही आसपास मेरी कुछ जैसे दोस्त हैं या कोई, अगर वो पहले मैं एक दो को जानती हूँ जो दोपहर को दोपहर बोलते थे जी। तो मैंने उन्हें बोला कि यार दोपहर नहीं होता है, दोपहर होता है, दोपहर बोलो, क्योंकि ये आप ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर एक पंजाबी एक्सेंट है और वो सतीश को और सतीश ऐसे करके बात करता है तो मैं उसे करेक्ट करूं, ये मेरे लिए बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल। क्योंकि ये उसकी भाषा का टच है और वो उसकी खूबसूरती है कि वो पंजाबी में अगर बात कर रहा है तो वो सतीश को सतीश बोलेगा। बिल्कुल। और वो मुझे उससे परहेज नहीं करना चाहिए उसको सुनने से। वो उस भाषा का एक अपना खूबसूरती है, लहजा है, उसको हमें जरूर समझना चाहिए। तो हर एक को सिर्फ टोक देना और अपने आप को सुपीरियर जताना वो चीज़ गलत है। मैं क्योंकि इस प्रोफेशन में हूँ तो मैं अपनी भाषा को अच्छा बनाऊँ, उस पर मैं जरूर ध्यान देती हूँ। बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छे भाव आपने व्यक्त किए हैं। रेखा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको काफ़ी वर्ष हो गए हैं अपनी आवाज़ का जादू फैलाते हुए, और बहुत सारे आपके श्रोता हैं जो आपकी आवाज़ को पसंद करते हैं। तो ऐसा कौन सा वाक्य रहा इस दौरान, इस लंबी यात्रा के दौरान, जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया? और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वो वाक्य बोलकर भी बताएं। एक्चुअली जब भी हम कहीं बाहर होते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि आप रेडियो पे कैसे बोलते हैं, वैसे बोल के बताइए। जी जी जी। तो ये बहुत लोगों की मतलब एक जागरूकता मैं कहूँ कि वो जानना चाहते हैं कि कैसा होता है वहाँ पे। और ऐसे कितने सारे लोग मुझे मिलते हैं जो ये कहते हैं हमने आरजे को पहली बार देखा है। मतलब क्योंकि हम लोग आवाज़ की दुनिया से हैं, ऑब्वियसली हमारा फेस उतना ज़्यादा नहीं दिखता है लोगों को, या दिखते भी हैं लोग तो उन्हें ये नहीं पता होता कि हम इस प्रोफेशन से हैं। बिल्कुल। तो जब उन्हें पता चलता है कि हम आरजे हैं तो कई बार उनकी एक्साइटमेंट अलग होती है देखने वाली, और वो ये फील करते हैं कि ओ आज हम एक आरजे से मिले हैं। तो इस वजह से मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को हमसे जुड़ के बहुत अच्छा लगता है, लोग हमसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं। और फिर जब वो हमसे कहते हैं कि बोल के बताइए कैसे बोलते हैं आप, तो फिर वहाँ पे एक आपके ऊपर प्रेशर भी होता है कि आप कुछ ऐसा बोलें कि लोग सुनने के बाद आपको ये कह पाए कि हाँ यार ये तो रेडियो वाला लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से हम लोग कोई ना कोई चीज़ ऐसी खूबसूरत, कोई शायरी है या कोई ऐसी बात है जो उनके दिल को छू जाए, वो हम कहते हैं। अभी जैसे किसी ने हमसे कहा कि मजाक करते हैं कई बार। एक बार किसी ने मुझसे किसी वर्कशॉप में थे हम लोग, तो वो भी इसी फील्ड से थे। उन्होंने नए नए स्टूडेंट्स थे, उनके सामने कहा कि एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, ये बोल के बताइए, और अगर आपने बोल दिया तो मैं आप सबको लंच पे लेके चलूंगा, जिसने भी बोला उसको। तो वो वर्ड था, मतलब वो सेंटेंस था कि शासन, सुशासन तथा कुशासन के अंतर संबंधों की संरचना एक सशक्त शासक की सफलता को सुनिश्चित करती है। क्या तो इसमें बहुत सारे स और श हैं जी। कोई भी आम इंसान अगर इसे बोलेगा तो पक्का वो अटक जाएगा,
तो मैं क्योंकि इस फील्ड से हूँ तो मैंने वो ऐसे ही बोल दिया, तो वो एकदम से शॉक्ड थे कि ये कैसे बोला तुमने। क्या बात है, क्या तो मैंने कहा ये सब बहुत खेल चुके हैं हम, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा सर यही सब खेलते हैं, क्या करें, क्योंकि हम ऑब्वियसली इसी फील्ड में हैं, तो टंग ट्विस्टर्स हमें बोलना आना चाहिए, क्योंकि कोशिश करते हैं, अगर नहीं भी कोई आता है तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके सामने कितने सारे वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे जो अचानक आपको पढ़ने पड़ेंगे। और तब अगर आप स श में फ में गड़बड़ करते हैं या ज ज में गड़बड़ करते हैं, जैसे जोसेफ और जोजा जब जहाज से जजीरे पर पहुंचे तो जालिम जलाल अपनी जलील सूरत लिए जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। तो ये ज और ज का खेल है। या फ की बात करूं तो फिर फागुन का स्फूर्तिदायक मौसम, फ इसके अंदर हम बोल रहे हैं क्योंकि ये हिंदी के शब्द है। जब आप उर्दू के शब्द बोलते हैं उसमें फ आता है कहीं ना कहीं, लेकिन हिंदी के शब्दों में फ नुक्ते वाला शब्द नहीं है। तो जो हिंदी के शब्द हैं, जैसे फूल है, अगर आप इसे फूल बना देंगे तो वो फूल हो जाएगा, FOOL। तो हमें किसी को फूल नहीं कहना है, फूल कहना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लोग हमें सुनना चाहते हैं कि कैसा होता है, क्यों होता है, ऐसा कैसे बोलते हैं, आपकी आवाज वहां अलग क्यों लगती है। तो माइक पे जब आप जाते हैं तो आपको उस टाइम पे दुनिया याद नहीं रहती है, आप और आपका माइक और आपकी जो एक दोस्ती, एक जो गहरी बॉन्डिंग है जो इतने सालों से चली आ रही है, जो जिम्मेदारी है, बिल्कुल जो जिम्मेदारी है, सचमुच आपने जैसा कहा जिम्मेदारी, बिल्कुल मैं इस बात पे फोकस करूंगी, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जिस जगह पे बैठे हैं वहां से हमें लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, और अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो वो जनमानस पे असर करता है। बिल्कुल। तो हमारा सही होना, अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सुबह काम पर जा रहे हैं, गाड़ियों में हैं और वो हमें सुन रहे हैं, तो अगर हमने कोई खूबसूरत बात की, मुस्कुराती हुई बात की, हमारी आवाज़ में वो खनक है, वो मिठास है, तो वो लोगों का दिन अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। शुरू से ही वो दिन की शुरुआत जब कर रहे हैं रिफ्रेश महसूस करते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। शाम को जब वो थके हुए घर लौट रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी होता है कि रात में हम इतने खूबसूरत गाने उनको सुनाएं, एक बहुत ही ठहराव के साथ हम बात करें, ताकि उनको वो भले ही पैपीनेस ना मिले लेकिन सुकून मिले। बिल्कुल। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम एक ऐसे दुनिया से हैं जहाँ पर हम पब्लिक के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, और हम अपना मूड हमारा कैसा भी हो, हम कितना भी परेशान हो, लेकिन हमें रेडियो पे स्माइल करना है, लोगों से अच्छे से बात करनी है, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो हम हजारों लोगों से नहीं, स्पेसिफिकली किसी एक से कर रहे हैं, उन्हीं से कर रहे हैं। यानी अगर आप भी गाड़ी में चल रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं हजारों लोगों के लिए बोल रही हूँ, आपको ये लगेगा कि मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात। तो ये एक आरजे की क्वालिटी होती है कि आप माहौल को देख के बात करें, कि अगर बाहर अचानक से, क्योंकि हमारे स्टूडियो में विंडो होता है, तो अगर बाहर बारिश हो गई तो हमें उसका भी ख्याल रखना है कि अब हम मौसम की बात कर दें या उस बारिश की बात कर दें या चाय पकौड़ों की बात कर दें, तो लोगों को वो चीज़ कनेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक आपका कनेक्शन नहीं बनता है तो आपके फैंस कभी नहीं बन पाएंगे, लोग आपको सुनना कभी पसंद नहीं करेंगे। तो मैं इस चीज़ पे खास ख्याल रखती हूँ कि कनेक्शन बने लोगों के साथ। बहुत अच्छे। रेखा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप रेडियो जॉकी होने के नाते आवाज़ के माध्यम से भावनाओं और श्रोताओं के बीच में एक कला को आप कैसे विकसित करती हैं? जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन ये कला कैसे विकसित होती है जो आप श्रोताओं को अपना बना लेती हैं, उनके भावों को समझ जाती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके भावों को समझा और अपनी जुबान से ये बातचीत की और उनको सुकून मिलता है, वो रिफ्रेश महसूस करते हैं? देखिए, जब तक आप कोई चीज़ महसूस नहीं करते हैं ना, तब तक आपकी आवाज़ में वो बात आ ही नहीं सकती। एक कलाकार या एक टीवी पे स्टार आप देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं एक्टर्स को, तो वो पहले उस चीज़ को खुद फील करते हैं और तब उसे परफॉर्म करते हैं जी। तो मैं अगर कोई कविता सुना रही हूँ जो देशभक्ति की है, तो पहले वो देशभक्ति मेरे अंदर मुझे फील होनी चाहिए, तब मैं उसमें वो जोश डाल पाऊंगी। या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें रोमांस है, प्यार है, मोहब्बत है, तो मैं उसके अंदर वो प्यार पहले पिरोऊं, तब मैं उसे बोलूं, तब वो चीज लोगों तक, दिल तक जाएगी। या कहीं कोई दुख वाली बात है तो पहले मैं उस चीज को फील करूं कि अगर मैं किसी परेशान व्यक्ति की बात कर रही हूं या मैं अपने समाज में फैली कुरीतियों की बात कर रही हूं, तो मैं उनसे कनेक्ट होके पहले सोचूं कि अगर हमारे समाज में कोई कुरीति है तो उसका उससे लोगों से किस तरह से कितना असर डालती होगी, वो लोगों का कितना कुछ नुकसान होता होगा उससे। जब तक मैं उस चीज को फील नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे बोल पाऊंगी? तो अगर आप फील करते हैं और बोलते हैं तो आप लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग शायद सिर्फ रीडिंग कर देते हैं चीज़ों की, पढ़ देते हैं, तो सिर्फ पढ़ना इज नॉट इनफ। हम लोगों का जो टेस्ट होता है, जो ऑडिशन होता है, उसमें भी इस चीज़ को बहुत खास ध्यान रखा जाता है कि आप जब
ऑडिशन लेते हैं तो हमें भाव के साथ पढ़ने के लिए कविता भी दी जाती है। क्या बात है। तो वो कविता का हम पहले भाव समझें कि वो कविता कहना क्या चाहती है, और उसके बाद हम उसे पढ़ें, तो तब वो लोगों को समझ में आएगी कि अच्छा ये कहना चाहते थे। अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं है तो आप लोगों को कैसे दिल पसीज पाएगा आपको सुन के। ये बहुत जरूरी होता है। और जब तक आप एक इमोशनल इंसान नहीं है तब तक आप कभी एक अच्छे आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते। वाह वाह वाह। तो मैं पर्सनली मैं थोड़ी ज्यादा इमोशनल हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लोग भी ऐसा कहते हैं कि बहुत इमोशनल हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जब भी एक आर्टिस्टिक फील्ड में जाएं, आप चाहे संगीत से जुड़े, आप एक्टिंग से जुड़े, आप आरजे हो, तो आपका पहले इमोशनल होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए ना जुड़े कि अच्छा मुझे इससे ये फायदा लेना है, मुझे इससे ये काम निकालना है, और आप इसलिए जुड़ गए। आप इसलिए जुड़े कि आप सचमुच उनको दिल से पसंद करते हैं, आप उनके दोस्त हैं, आप उनके लिए खड़े हैं। अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, या किसी का बुरा होते हुए देख रहे हैं, आप उसके लिए आवाज उठा सकते हैं या नहीं, आप किसी का एक्सीडेंट देखते हैं, आप उसके लिए खड़े हैं या नहीं, आप ये नहीं कि नजर बचाई और निकल गए कि ये मेरा काम नहीं है। अगर आप ये चीजें, इवन आप अगर कूड़ा भी फेंक देते हैं और आपको ये नहीं समझ में आता कि ये मेरा ही देश है और इसे मुझे गंदा नहीं करना है, तो मीनिंग यही है कि आप एक इमोशनलेस इंसान हैं। अगर आप में इमोशंस नहीं है तो कभी आप एक अच्छे कलाकार नहीं बन सकते। क्या बात है। इसलिए पहले इमोशंस आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये बचपन से आपके फैमिली से आता है। अगर आपकी फैमिली में बचपन से छोटी छोटी चीजों पे आपको समझाया जाता है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, तो आप सीखते हैं। तो बचपन से हमें तो ऐसी सीख मिली है घर से। ये कहें कि आपके अनुसार कि जो भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कला से जुड़ा हुआ या किस भी, उसके साथ जीना चाहिए। बिल्कुल। जब हम जिएंगे आपको वो कैरेक्टर, अगर आप एक कलाकार का रोल कर रहे हैं, एक माँ का रोल कर रहे हैं, आप कहानी भी, अगर मैं रेडियो पे भी कहानी पढ़ रही हूँ, तो अगर मेरा उसमें कैरेक्टर है कोई, कि मैं उसमें मदर का रोल कर रही हूँ, या मैं किसी लवर का रोल कर रही हूँ, या मैं वाइफ का रोल कर रही हूँ, या मैं किसी दुखी महिला का रोल कर रही हूँ, तो मुझे उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मुझे ऐसा फील करना पड़ेगा कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। जी। तब मैं उसके साथ परफॉर्म कर पाऊंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रस्तुति जा सकती है उससे। क्या बात है रेखा जी। हम आगे बढ़ते हैं कि आज के डिजिटल युग में रेडियो की प्रासंगिकता को आप किस रूप में देखती हैं? क्योंकि आजकल वर्तमान में जो समय है या एजेंसियां हैं वो सब डिजिटल होती जा रही हैं, लेकिन रेडियो को उसको किस तरह से जोड़ना चाहिए? देखिए, रेडियो जो है ना, मैं ये मानती हूँ चाहे कोई भी युग आ जाए, रेडियो का युग कभी पुराना नहीं होगा। वाह। क्योंकि रेडियो की एक अपनी जगह है। रेडियो ने जो जगह बनाई है, इतने सालों में, दशकों से रेडियो लोगों का साथी रहा है। और अगर आप देखेंगे, आप खुद भी प्रैक्टिकली अगर आप अपनी लाइफ में भी देखें, तो आप टीवी के साथ साथ कोई काम पढ़ने का नहीं कर सकते, किताब नहीं पढ़ सकते हैं। आप अगर एक कारपेंटर हैं तो आप अपनी चीज पे काम नहीं कर सकते हैं। आपका अगर टीवी पे ध्यान चला गया, आप टीवी देख रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ और साफ सफाई कर रहे हैं तो आपको टीवी के सामने अगर आप खड़े हो गए तो सफाई की साइड पे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर रेडियो आपके पास है तो रेडियो साथ में चल रहा है, आप अपना काम करते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं पूरा दिन कब निकल गया। आपने सुबह से लेके शाम तक, रेडियो आपको एक इनविजिबल एनर्जी देता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में आपको एनर्जी मिलती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता कि वो एनर्जी आ कहाँ से रही है। तो मैंने ये महसूस किया कि जब भी मैं रेडियो के साथ काम करती हूँ, मैं साथ में गाने गुनगुनाती हूँ, मैं आरजेस की वॉइस को सुनती हूँ, मुझे अच्छा फील होता है कि हाँ, कुछ सीखने को भी मिलता है। जानकारियां बहुत होती हैं रेडियो पे, न्यूज होती है, गाने होते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप इंफोटेनमेंट भी आपको मिल रहा है। वाह वाह वाह। तो मैं ये कहूंगी कि रेडियो और टीवी का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी रेडियो जो साथी है, जो आपको कार में चलते हुए आपका दोस्त बन जाता है, जो कभी रात में आप बिस्तर पे लेटे हैं आंख बंद करके तो आपका दोस्त बन जाता है, कभी आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो साइड में वो आपको गाने सुना रहा है, आप किताब में इन्वॉल्व हैं, या आप अपने घर में रसोई में काम कर रहे हैं तो भी आपका साथी है। कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो आपका साथी नहीं बनता है। वाह। तो रेडियो की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, और रेडियो हमेशा उतना ही पसंद किया जाएगा जितना आज और पहले किया जाता था। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी रेखा जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिल्म द मदर में आपने रवीना टंडन के साथ काम किया, वो अनुभव आपका कैसा रहा, वो भी हमें साझा करें। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत अनुभव था, क्योंकि मैंने कभी किसी बड़े बैनर के लिए किसी फिल्म में काम नहीं किया था, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और मैंने ऐसे ही मजे मजे में जाके ऑडिशन दे दिया था। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी एक ऑडिशन देने के लिए, उसको ऑडिशन देना था, मुझे नहीं। तो उसने कहा कि जब आई हो तो कंपटीशन बढ़ा दो। तो मैंने कंपटीशन बढ़ाया, और सिर्फ इसलिए कि मैं बस ऐसे ही ऑडिशन दे रही हूँ, मुझे करना नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। मेरा अपना वॉइस का काफी काम है, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं रोज शूट्स पे जाऊं, पूरा पूरा दिन शूट करूं। तो मेरा इधर वॉइस का सारा काम वो हो जाता है डिस्टर्ब, इसलिए मैं उसमें कभी इंटरेस्टेड नहीं हो पाती हूँ, चाह के भी नहीं हो पाती हूँ।
और इस वजह से मैं वहाँ गई और मैंने ऑडिशन दिया। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने जब मेरा परफॉर्मेंस देखा तो लिटरली उन्होंने जितने ऑडिशन के लिए गर्ल्स वहाँ पे थे उन सबको बोला कि दिस इज इट, किसे कहते हैं परफॉर्मेंस। तो उन्होंने मेरा जो फ़ोन नंबर था वो अलग से सेव किया कि तुम एक अच्छी कलाकार हो और मैं तुम्हें ज़रूर चाहूँगा कि तुम इस फिल्म में कहीं ना कहीं कोई रोल करो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जो रोल है अभी वो ये है कि सेकेंड लीड है जो परफॉर्मर है और वो एक पेंटर का रोल था और आपको उसके लिए मतलब एक लंबा चांस मिलने वाला है कि आप देर तक उस फिल्म में नजर आएंगी। पर दिक्कत ये थी कि उसके लिए हो सकता है मुंबई जाना पड़े या कहीं पे भी और आपको हेयर शॉर्ट कराने पड़े। तो मैं एक्चुअली ऑडिशन के लिए मैं घर से छुप के गई थी, मुझे परमिशन नहीं था कि फिल्मों में काम करो और ये वो सब। तो मैं छुप के गई और मुझे ये टेंशन था कि अगर मुझे इतना लंबा टाइम देना पड़ा और मुझे हेयर कट कराना पड़ा तो सबको पता चल जाएगा। तो मैंने उनको मना किया कि नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो ऐसे ही आ गई थी टाइम पास करने के लिए। तो कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उनका 2-3 दिन बाद मेरे पास फिर से कॉल आया कि रेखा अच्छा तुम वो रोल नहीं करना चाहती हो, एक और रोल है, छोटा रोल है, वो तुम एक दिन में आके करके चली जाओगी, 1 या 2 दिन मैक्सिमम। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने मुझे वो रोल का स्क्रिप्ट भेजा और मुझे बुलाया कि आप आइए डायरेक्टर से मिलवाना है। मैं गई और उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दिए, एक रिपोर्टर का रोल था और एक नर्स का रोल था। तो और वो भी मेरी चॉइस पे था कि आप जो चाहो वो कर लो इसमें से, क्योंकि हमें आप दोनों में फिट लग रही है। तो मैंने यही सोचा, क्योंकि मैं रिपोर्टर का रोल पहले दहलीज सीरियल में कर चुकी थी, स्टार प्लस का वो सीरियल था जी। तो मुझे लगा कि चलो इस बार दूसरा ट्राई करते हैं और मैंने नर्स का रोल किया। और ये भी मुझे पता था स्क्रिप्ट देख के कि चाहे कई बार ऐसा होता है कि आपका रोल काट दिया जाता है, तो जब मैंने स्क्रिप्ट देखा मुझे लगा कि यार ये रोल किसी कीमत पे नहीं कटेगा, अगर थोड़ा भी आया तो आएगा जरूर, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन ऐसा था। तो मैंने वो रोल किया और बाद में लोगों ने मुझे सुना और मैंने जब लोगों का फीडबैक सुना कि हम ऐसे ही बैक करके टीवी की और काम कर रहे थे और अचानक से तुम्हारी आवाज आई, तो हमने पलट के सोचा कि यार ये तो रेखा की आवाज है। तो उन्होंने मुझे पलट के देखा कि तो रेखा ही है, अरे आपने फिल्म में भी काम किया है। तो मुझे ऐसा लगा कि इतने छोटे किरदार के बाद भी मुझे लोगों ने पहचान लिया, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और रवीना जी की जैसे आपने बात की, तो हम सेट पे जरूर थे, लेकिन क्योंकि उनका कैरेक्टर अलग था, मेरा अलग था, मैं जिस डिस्टेंस पे थी उनके साथ और वो जिस पे थी, उनको उस टाइम पे एक हॉस्पिटलाइज्ड लेडी का रोल करना था, वो वहाँ पे बहुत बेड पे थी, बीमार थी। तो बहुत ज्यादा बातचीत तो उनसे नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े बैनर में आपको बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है ज्यादा। लेकिन हम लोग आसपास ही थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि इतनी बड़ी स्टार हैं और हम एक ही जगह पे एक ही हॉल में हम लोग शूट कर रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी और बार बार दिल किया कि फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर करूँगा। क्या बात है, क्या बात है। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि वॉइस आर्टिस्ट के रूप में आपकी आवाज़ एक पहचान बन चुकी है, उसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या अभ्यास करती हैं ताकि वो सुरक्षित रहे? वॉइस आर्टिस्ट होना जितना सुनने में लगता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ बोलना ही तो है, लेकिन अगर आप सचमुच इस फील्ड में आएंगे तो आप समझेंगे कि सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक मेहनत का काम है। क्योंकि आपको एसी नहीं चलाना होता है जब आप रिकॉर्ड करते हैं, उसका भी नॉइज माइक में आता है, तो आपको एसी बंद करके, इवन स्टूडियोज में भी आपको एसी ऑफ करने पड़ते हैं और माइक पे आप बोलते हो। हालांकि ऑल इंडिया रेडियो पे ऐसा नहीं है, उनके सेंट्रलाइज एसी हैं, वहाँ ठंडा रहता है। और अगर आप किसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं या कहीं पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ आपको एसी ऑफ करना पड़ता है उसके बाद। तो काफ़ी टफ जॉब है, ऐसा नहीं है। और दूसरा, आप जब 2 घंटे के लिए लगातार एक ही पिच पे बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने शुरू तो पूरी एनर्जी के साथ किया और एंड तक आते आते आपकी बैटरी डाउन, बिल्कुल, तो ये चीज़ नहीं चलती है रिकॉर्डिंग में, क्योंकि उसे बार बार सुना जाता है और उसमें कोई भी मिस्टेक जो होती है वो ईजिली पकड़ में आ जाती है लोगों की। तो कोशिश ये की जाती है कि जैसा हमने एनर्जी के साथ शुरू किया वही एनर्जी से हम खत्म करें। तो इस वजह से भी ये थोड़ा टफ हो जाता है जॉब। तीसरी चीज, आपको प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए हर वर्ड का, नहीं पता है तो गूगल करेंगे आप। दूसरा, आपको पंक्चुएशंस पता हो, आपको प्रॉपर ये पता हो कि किस वर्ड पे हमें कितना पॉज लेना है, कितना स्पेस, फील आपको पता हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होती हैं तो वो आपको एक वॉइस आर्टिस्ट बनाती हैं। वरना आप वॉइस देते हैं, बोलते हैं, सब करते हैं, पर आप आर्टिस्ट नहीं कह सकते अपने आप को। क्या बात है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं जो आपको पता होंगी। और उसके बाद भी आप सिर्फ ये नहीं कि आपकी आवाज अच्छी है, क्योंकि गॉड गिफ्ट है, ये आपने नहीं बनाई है, लेकिन जो आप बनाएंगे वो होगा आपका मॉड्यूलेशन और आपका अंदाज, वो आपको निखारना है, उस पे आपको काम करना है। फिर आप कहीं ना कहीं आपको उसको संभाल के रखने के लिए, जिस जगह पे आप पहुंचे हैं उसे संभालना उतना ही मुश्किल होता है।
तो अगर आप एक वॉइस आर्टिस्ट हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों से परहेज करना पड़ता है। मैं कभी ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी हो। कभी ठंडा पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, ज़्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करने की कोशिश होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड को भी मैं अवॉइड करती हूँ। हम लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो कि गला ठीक हो जाए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। डायरेक्ट हम एसी में नहीं सोते हैं कि एकदम ठंड लगी तो हमारा गला पकड़ जाएगा। अभी भी हम कभी दिन में भी चल रहे होते हैं तो हम एसी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं और हम करते हैं, लेकिन क्योंकि ये काम हमारा पैशन है तो हमें ये सैक्रिफाइसेस कुछ भी नहीं लगते। मुझे लगता है कि बस काम बना रहे और ये चाम बना रहे, ये पैशन बना रहे, मैं इसमें रहूं और मेरी आवाज़ ऐसे ही बनी रहे, लोग मुझे इतना ही प्यार देते रहे, तो मुझे वो जो सैक्रिफाइसेस हैं वो जीरो लगते हैं। क्या बात है। कभी रेखा जी ऐसा भी महसूस हुआ है कि आपने किसी मूवी के आर्टिस्ट की मिमिक्री की हो आपने, या करने का मन किया हो? अगर ऐसा कोई प्रयोग किया है तो हमारे दर्शकों को वो करके भी दिखाएं। करके दिखाएं वो तो थोड़ा सा करके प्रयास में आना पड़ता है, लेकिन हाँ मैंने रेखा जी की वॉइस दी थी एक जगह पे। एक्चुअली किसी एक रेखा ने एक अभिनेत्री रेखा की, बिल्कुल क्या बात, एक बात उसके पीछे भी कहानी है। एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया था और उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहीं से ढूंढा है बड़ी मुश्किल से, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप कर सकती हैं। शायद उन्होंने मेरा नाम रेखा देखा इस वजह से या जो भी रीजन था, आई डोंट नो, और मेरी आवाज भी उन्होंने सुनी थी उस पर, पर कहीं से भी रेखा जी से मेरी आवाज ऐसे तो मैच नहीं करती है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पेरेंट्स जो है वो रेखा जी के बहुत डाई हार्ट फैन है और उनकी एनिवर्सरी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें गिफ्ट दूं रेखा जी की आवाज में विश, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ रेखा जी तक पहुंचने की, किसी तरह मुझे मिल जाए, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि पहुंचते पहुंचते वो इवेंट चला जाएगा जब इवेंट होना है, और मैं उसके बाद अगर वो मुझे आवाज मिली तो मेरे किसी काम नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ कि वो आवाज उस दिन मिले उनको, तो आप प्लीज मेरे लिए कोशिश करें, और आप जो कहेंगी मैं उतना पेमेंट करने को भी तैयार हूँ। तो मैंने कहा पेमेंट तो एक अलग चीज है, वो तो ठीक है आप कर ही देंगे मुझे पता है, लेकिन ये एक मेरे लिए चैलेंज है कि मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। घर में मजाक मजाक में मैं, क्योंकि रेखा जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ और उनकी तरह आवाज निकालने की कोशिश कभी कभार करती थी, तो लोग हंसते थे घर में कि बस 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 बहुत हो गया, मत करो तुमसे नहीं होगा। तो जब मैंने उस चीज़ के लिए कोशिश की तो वाकई उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने वो इवेंट में चलाई वो वाली वॉइस, और मुझे आके ये फीडबैक दिया कि ये किसी को पता नहीं चला है, और आप ये बात जो है ना वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए कि आपने ये किया था, ये मेरे पेरेंट्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बाकी किसी को पता चले इट्स ओके, बट मेरे पेरेंट्स को ना पता चले कभी भी। तो इसलिए मैं आपके और मेरे बीच में ये सीक्रेट है, और जो भी मैंने उनको कहा पेमेंट उन्होंने मुझे दिया, और बड़े उससे रिस्पेक्ट के साथ कि ये आपकी कलाकारी के लिए नहीं दे रहा हूँ मैं, ये आपकी कला के लिए बस एक छोटा सा थैंक्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और अच्छा अमाउंट देके भी उन्होंने ये बात बोली। तो मुझे ये लगा कि मतलब कितना लोग इस चीज के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, इस आर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि मैंने किसी की मिमिक्री कर दी, ये एक खुशी थी जो उनके पेरेंट्स को उन्होंने दी मेरे जरिए, और मुझे ये करके बहुत अच्छा लगा। एक बार करीना जी की भी आवाज ऐसी ही निकाली थी मैंने किसी के लिए, कि उनको भी अपनी फ्रेंड को ऐसे ही करीना जी की आवाज में विश देना था, बर्थडे विश, वो भी किया, वो भी बहुत खुश हुए। तो ये सब करके बहुत मजा आता है। हालांकि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चीजें करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कई बार हम बच्चों के लिए स्टोरीज रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें भी हम अलग अलग कैरेक्टर्स की वॉइसेस निकालते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए एक स्टोरी रिकॉर्ड की थी कि उसमें सब्जियों की कहानी थी, वो सब लोग, कोई भिंडी था, कोई आलू था, कोई बैंगन था, तो हम लोग जैसे भिंडी की आवाज है बिल्कुल बच्ची, अरे तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो बताओ ना, तो आलू से, अरे तुमसे क्या कहेंगे हम, तुम तो हमें पहले से जानती हो। मतलब कैरेक्टर को विजुअलाइज करना कि वो कैसा दिखता है, फिर उसके तरीके से बात करना, ये हम लोग थोड़ा सा करते रहते हैं कभी कभी। कभी लाल मिर्ची की भी आपने की है? वो तो मुझे देख के लोग कहते हैं लेकिन मुझे हम लोग वैसे मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ज्यादा आप जब आवाज चेंज करते हैं बहुत ज्यादा तो आपका वोकल कोच पे बहुत प्रेशर आता है, तो मैं इसलिए मिमिक्री को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। पर हाँ, जैसे बच्चों के लिए कभी हम स्टोरीज कर रहे हैं तो मैं उसमें कभी कभी इंजॉय करती हूँ, या कभी अपने लिए कोई स्टोरी रिकॉर्ड किया तो वहां मैं इंजॉय करती हूँ, अलग अलग कैरेक्टर्स, या किसी बुजुर्ग लेडी का कैरेक्टर मैंने किया, वो सब करती हूँ, बड़ा मजा आता है ये सब करने में। बहुत अच्छे रेखा जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, आपको खुद महसूस नहीं होता कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हम ऊपर वाले से साधुवाद कहेंगे कि आपकी ये वॉइस की जो यात्रा है ये चलती रहे, निरंतर चलती रहे, और हम और हमारे जैसे लोग श्रोता के रूप में सुनते रहे, आनंद लेते रहे और रिफ्रेश होते रहे।
थैंक यू। रेखा जी, हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी श्रोता की प्रतिक्रिया ने आपको भावुक भी कर दिया हो? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं मुझे। मैं जब पहली बार श्रोताओं से मिली थी, जी, मतलब श्रोताओं से मिलना हमारा उतना ज़्यादा नहीं होता है, पर मैं पहली बार जब मिली तो एक बार तो ये हुआ कि मैं स्टूडियो से निकली तो 3-4 लिसनर्स आके बाहर बैठे थे ड्यूटी रूम में, और मुझे फ़ोन किया ड्यूटी ऑफिसर ने कि रेखा आपसे कोई मिलने के लिए आए हैं। मैं हैरान थी कि मुझसे रेडियो पे कौन मिलने आएगा, मुझे यहाँ तो कोई नहीं जानता है जी, बाहर से आके। तो जब मैं बाहर आई तो वो ऑरेंज वाली टॉफी आती थी पहले, जो ऑरेंज कलर की होती थी, संतरे जैसी, जी जी जी, जी। वो स्लाइसेस वाली, वो लेके आए थे और कि रेखा जी हम आपके लिए लाए हैं। और वो मुझे देख के एकदम हैरान हो गए कि आप ही रेखा जी हैं, मतलब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, हम सोच नहीं सकते कि इतनी छोटी दिखती होंगी। मतलब उस टाइम मेरी उम्र बहुत ऐसा, मैं बहुत स्लिम थी, तो बिल्कुल ऐसे लगती थी कि अभी कॉलेज से निकल के आई है। क्या बात है। तो उन्होंने मुझे ही बोला कि आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि वो आप ही की आवाज़ होगी, क्योंकि इतनी समझदारी वाली बातें। तो हमने सोचा था कि शायद कोई ओल्ड एज होंगी या थोड़ी सी बड़ी तो होंगी, समझदार वाली, मिड एज। तो जब उन्होंने देखा ये सब कहा, और उसके बाद कहते हैं कि हम तो आपकी आवाज़ के फ़ैन हैं, हमने आपकी एक अलग पिक्चर बना के रखी थी अपने दिमाग में, आज आप उसके एकदम उलट निकले। क्योंकि हम जितने भी आरजेस को मिलते हैं उनकी पिक्चर कुछ और दिखती है, आवाज़ कुछ और होती है। ये चीज़ें हैं। एक श्रोता से मैं मिली थी जो बहुत बुजुर्ग थे, करीब 85-90 के आसपास उनकी एज थी, और उन्होंने मुझे अपनी फिंगर दिखाई कि ये मेरी फिंगर जो है वो बेंड हो गई है, इसलिए क्योंकि मैंने इतने लेटर्स लिखे हैं आकाशवाणी को। मैं हमेशा से, वो इतने इतने पोस्ट कार्ड्स लाते थे, वो लिखते थे वहाँ पे रेडियो पे लोगों को, और उनकी उंगली देख के मुझे लगा कि मतलब कोई कितना पैशनेट हो सकता है किसी चीज के लिए। वाह, वाह। एक श्रोता को मैं जानती हूँ जिन्होंने इतने सारे रेडियो सेट्स इकट्ठे किए, 1000 से ज्यादा उनके पास रेडियो सेट्स हैं और सब चलती हालत में है। वो हर साल उसकी एग्जीबिशन लगाते हैं। ऐसे कितने श्रोता हैं जो रेडियो दिवस मनाते हैं। तो ये चीजें, मतलब लोग भले बोले कि रेडियो का शायद जमाना चला जाएगा या चला गया है, पर जब मैं उन श्रोताओं को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि रेडियो इन लोगों की एकदम कण कण में बसा है। और ये लोग इससे कभी अलग हो ही नहीं सकते। और उन्हीं की वजह से और ज्यादा जीवित है, यात्रा लंबी हो रही है। बिल्कुल। तो जो लोग कहते हैं अरे कौन सुनता है तुमको, मजाक में दोस्त बोल देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि पहले जाके देखिए कौन नहीं सुनता है। वाकई। लेकिन अब तो रेडियो डिपार्टमेंट, आकाशवाणी ने बहुत प्रचार किया है। ये FM पर भी आए हैं और मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, इनको YouTube पर भी है। तमाम जितने विदेशों में भी आप जो है आकाशवाणी को, किसी भी आकाशवाणी के केंद्र को सुन सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ पहले से। और हम आगे बढ़ते हैं कि रेडियो जॉकी के तौर पर जब आप लाइव प्रसारण करती हैं, उस समय कोई यादगार या कोई चुनौतीपूर्ण कोई पल रहा हो जिसे हमारे दर्शकों को साझा करें? ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं जब आप उस मूड में नहीं होते हैं जिसमें आपको जाना पड़ता है। तो एक बार मैं ऐसे ही रेडियो पे जा रही थी और मेरा अचानक से, क्योंकि बहुत पास है रेडियो, तो जिस ऑटो पे मैं थी बाई चांस, उसका जोर से किसी दूसरे ऑटो वाले से टकराना हुआ और मैं जोर से आगे की तरफ झुक गई और मेरा जो घुटना था वो बहुत तेज जाके आगे लगा। मुझे बहुत पेन हुआ। मतलब मेरी हालत ये थी कि मैं अभी रो दूं। लेकिन फिर भी मैं रेडियो पहुंची उसी, क्योंकि 5-10 मिनट में मैं पहुंच गई और वहां जाके मेरा शो एकदम स्टार्ट होना था। थोड़ी देर के बाद लेट भी हो गई उस वजह से, क्योंकि वो दोनों लोग आपस में लड़ने लगे। तो जैसे ही मैं रेडियो पे पहुंची और मुझे ओपनिंग करनी थी रेडियो पे अपने शो की, मैंने उसी चाम के साथ वैसे ही हंसते मुस्कुराते शो को स्टार्ट किया। और लोगों के फीडबैक्स उस टाइम आते थे, मैसेजेस पे हम लोगों को पता चलता था। तो लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि आपकी आवाज़ में जो हंसी हम सुनते हैं उसे सुन के ही हमें बड़ा मजा आ जाता है, हमारा दिन बन जाता है। बट मैं अंदर से ये सोच रही थी कि मैं हंस तो रही हूँ बट मेरा यहाँ पे रोना निकल रहा है क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। पर रेडियो पे कभी किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि आप किस पेन में हैं, कहाँ से आए हैं, आपके घर में कोई क्लेश है। इवन आपको, सॉरी टू से, पर अगर आपको किसी की डेथ की न्यूज भी मिल जाए तो आप ऑन एयर उसको शो नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं वहां पे। बिल्कुल। और आपको हमेशा हंस के बोलना है। तो ये चीज चैलेंजिंग रहती है कई बारी। और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मैं अगर किसी, जैसे कई बार हुआ कि कई कलाकारों की डेथ न्यूज भी आई और हमें उसी टाइम पे वो न्यूज मिली कि उनकी डेथ हो गई है और अब हमें उन पे शो करना है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, बिल्कुल आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज्यादा कभी कभी सोच के भी इमोशनल हो जाती हूँ चीजें, लेकिन वहाँ आपको उसको कंट्रोल करना और फिर उसे परफॉर्म करना, तो ये काफी चैलेंजिंग होता है। और हम लोग उस चैलेंज को बहुत बार फेस करते हैं, सिर्फ एक बार नहीं, हमने हजारों बार ऐसी चीजों को फेस किया है। लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि शो में कुछ डलनेस फील हो रही थी या कहीं आज आप दुखी थी, ऐसा मेरी कोशिश रहती है कि कभी कोई ना कहे। और हमेशा वो
हंसते गाते सुनते रहें। हाँ ठीक है, कोई न्यूज़ ही ऐसी है तो आपको ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा सा बैलेंस्ड रहना पड़ता है, लेकिन जहाँ आपको लोगों को एनर्जी देनी है, लोगों को दिन अच्छा करना है, उनका दिन अच्छा करना, लोगों की सुबह अच्छी करनी है, उनकी सुबह अच्छी करनी है, तो वहाँ आपको अपने मूड को स्टूडियो के बाहर छोड़ना होता है। और जब आप माइक पे होते हो तो सिर्फ आप, आपके श्रोता, आपका माइक और आपका काम। वाह 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 रेखा जी, बहुत अच्छी अनुभव की बात आप हमारे दर्शकों को शेयर कर रही हैं। हमें सूत्रों से पता चला कि गणतंत्र दिवस पर भी आपने राजपथ से लाइव कमेंट्री की थी। वो अनुभव, वो क्षण आपके जीवन में कैसा रहा? मैंने एक नहीं कई बार लाइव कमेंट्री की है वहाँ से, और अब राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से हम लोग जानते हैं। और वहाँ पर जब हम कमेंट्री करते हैं, जब मैं पहली बार वहाँ पे पहुँची थी तो उससे पहले मैंने कभी भी कर्तव्य पथ पे जाके नहीं देखा था, क्योंकि घर पे हर बार यही कह देते थे पेरेंट्स कि ठीक है वहाँ इतनी भीड़ में क्या जाओगे, टीवी पे तो अच्छा दिख रहा है सब कुछ, यहीं से देखते हैं। अभिभावक यही सोचते हैं। बिल्कुल, क्योंकि होता भी है वहाँ इतनी भीड़ में जा पाना, इतने लोगों के बीच में, टिकट्स अवेलेबल हो ना हो आपको वहाँ पे, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाती हैं बच्चों के साथ। अगर आप जा रहे हैं तो आप पानी की दिक्कत आपको हो सकती है, या कभी सामान नहीं ले जाने दिया जाता है एक्स्ट्रा, वो भी जरूरी है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए सब होता है। तो हमेशा पेरेंट्स ने कहा कि घर में देख लो, क्या करोगे जाके। पर जिस दिन मैं वहाँ पे खुद से गई और अपने कमेंट्री के लिए वहाँ पे पहुंची, आप यकीन करेंगे कि मैं लिटरली, मेरी आंखों में आंसू थे, और अभी भी मैं बता रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा। ये खुशी के पल होते हैं रेखा जी, ये आनंद के पल होते हैं। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस जगह पे बैठ के ऐसा कुछ कर पाऊंगी। मेरे सपने में भी दूर दूर तक वो चीज बहुत बाद में आई थी कि शायद मुझे ऐसा कभी मौका मिल भी पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली रेडियो पे आपसे पहले बहुत सीनियर्स बैठे हुए हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। तब जाके जब आप रिकॉग्नाइज होंगे कहीं पे, लोगों को पता चलेगा कि आप कुछ अच्छा करते हैं, तब आपको वो मौका मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। वरना आपके सीनियर्स बहुत हैं जो आपसे पहले, आपसे ज्यादा मुकाम हासिल किए हुए हैं, तो उन्हीं को मौका मिलता है। लेकिन जब मुझे मौका मिला और मैंने वहां से बोला, मुझे ऐसे लग रहा था कि आज पता नहीं दुनिया का कौन सा खजाना मेरे को मिल गया है। और मैंने जब वहां पे अनाउंसमेंट्स किए, जब मैंने सारा कमेंट्री किया, तो एक वहीं पे पुलिस ऑफिसर थे जो खड़े थे, सिक्योरिटी में भी, डिफेंस से भी काफी लोग थे। उनमें से किसी एक ने आके मुझे बोला कि रेखा जी, आपकी आवाज सुनने में इतनी अच्छी लग रही है बाहर माइक पे, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ एक अलग फील आता है, जैसे ही माइक आपके हाथ में आया और बहुत अच्छा सा माइक आपको मिल जाए तो आपकी आवाज में वैसे ही चार चांद लग जाते हैं। और फिर जब मौका ऐसा हो, नेशनल इवेंट हो, तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए वो मौका, क्योंकि इतनी बड़ी करोड़ों की जनता है हमारे देश की, और मुश्किल से हम कुछ उंगलियों पे गिनने लायक लोग वहां तक पहुंच पाए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कृपा है ईश्वर की कि हमें मौका मिला है वहां तक जाने का। ये मौका आप ही को मिला, ये विशेष है बिल्कुल आपके लिए। बिल्कुल, मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं ऑलवेज भगवान को थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि सचमुच आप जिंदगी भर मेहनत करते रह जाते हैं, कभी कभी आप अपने मुकाम पे, अपने सपनों पे वो काम नहीं कर पाते या वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो ये सबसे बड़ा एक दुख होता है कभी कभी। लेकिन आप जिन सपनों को देखें, और टचवुड मेरे ऊपर पता नहीं कौन सी कृपा रही है भगवान की, कि मैंने अगर कभी सपने में भी कुछ सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, तो वो मिल जाता है, भले ही थोड़ा टाइम लग के मिले, लेकिन मिलता जरूर है। तो कमेंट्री का सपना था और वो मिली। और जब जिस दिन मैंने वहाँ से फोटोज अपने अपलोड किए सोशल मीडिया पे, या वहाँ से जब मैं लेकर आई वीडियोस बना के, मैं उन्हें बार बार देख रही थी क्योंकि मेरे लिए वो इतना खूबसूरत पल था। जब ऊपर से वो फूलों की वर्षा होती है पब्लिक के ऊपर, तो वो जब मेरे ऊपर गिर रहे थे वो एक अलग था। उस टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही थी जब मैंने पहली बार किया, हल्की हल्की सी, तो वो एक अलग अनुभव था। सुबह इतना 2-2:30 बजे से लोगों की लाइंस लगी होती है वहां पे, उनको मैंने देखा कि लोग कितने क्रेजी हैं। हम घर में बैठ के सोचते थे कि कौन जाता है, छोड़ो, इतने लोग पहुंचे हुए हैं, वो सब पासिस से जाते होंगे, बट नहीं, बहुत सारे लोग लाइन लगा के वहां पे रातों को पहुंच के खड़े होते हैं, पूरी रात, इतना लंबा चलते हैं, मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है कई बार, लेकिन फिर भी लोग पहुंचते हैं। तो वो एनर्जी जो देश के बाहर, मतलब अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, उनकी एनर्जी देख के मुझे ये लगा जब मैं वहां पे पहुंची कि सचमुच
अगर अपने देश के अलग अलग रंग देखने हैं, अगर अपने देश के लिए प्यार देखना है, तो यहाँ आके आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे लोग इतनी तादाद में वहां पहुंचते हैं और भरी ठंड के अंदर उनकी एनर्जी आप देखेंगे तो आप सच में हैरान रह गए। रंग बिरंगा भारत दिखता है। बिल्कुल। वाह वाह। तो मेरे लिए वो एक अनुभव कभी ना भूलने वाला अनुभव। वाह वाह रेखा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक अदृश्य शक्ति है जिसका आशीर्वाद आपके साथ है, जैसा कि मैं आपके साथ बातचीत के दौरान फील कर रहा हूँ। रेखा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी 2 पुस्तकें मुझसे कहते तो और कोशिश करके देख, इन पुस्तकों के प्रकाशित करने का, लेखन का जो अनुभव रहा, वो भी हमारे श्रोताओं को आप साझा करें। मैं लिखती थी, स्कूल टाइम से लिखती थी, और स्कूल में भी लिखना मैंने अपने दोस्तों की वजह से शुरू किया था, क्योंकि मैं ऐसी तुकबंदी करती रहती थी। कभी किसी स्टेज के प्रोग्राम के लिए कुछ लिख दिया, चला गया, उसके बाद खत्म। या क्लास में ही बैठे बैठे दोस्तों के साथ मस्ती करते करते मैंने कुछ 2 लाइनें ऐसी तुकबंदी करके बोल दी, क्योंकि ये भी गुण मेरी मम्मी से मुझे मिला था। मम्मी भी ऐसे करती रहती है घर में, तो मैंने वहां से सीखा था और मैं करती थी। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे, अरे लिखा कर, कितना अच्छा बोलती है। तो मैंने कहा कि लिखा कर, लिख के क्या करना है, ठीक है बोल दिया। नहीं नहीं, तू लिखा कर, लिख के रखा कर, इसे छोड़ा मत कर। जी जी। तो मैं उसे पेपर पे लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैंने एक डायरी बनाई, डायरी में लिखना शुरू किया। तो इतने सालों से मैं उस चीज को लिख रही थी। फिर अब धीरे धीरे काफी सारे दोस्तों ने एनकरेज किया कि भाई लिख लिख के डायरी में मत रखो, उसको लोगों तक पहुंचने दो। क्या बात है। तो मैंने कहा रेडियो पे पहुंचाती हूँ मैं वो सब चीजें, कभी कभी बोलती हूँ। कहते नहीं, ऐसे नहीं, रेडियो पे तो तुम आज बोल रही हो, लोग सुनेंगे, कल को वो कहीं ना कहीं चीजें गुम हो जाएंगी। तुम कोशिश करो कि किताब लेके आओ, ताकि वो हमेशा लोगों के पास कहीं से भी सर्कुलेशन में आएगी, लोगों के पास पहुंचेगी। तो दोस्तों ने एनकरेज किया और मैंने वो किताब निकाली। और उसके बाद जब पहली बुक आई तो इतना खूबसूरत रिस्पांस मिला, काफी बड़े बड़े लोगों ने उसको अपने हाथों से लोकार्पण किया। राकेश बेदी जी बहुत जाने माने कलाकार हैं, वो पहुंचे। वाजपेयी जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, काफी बड़े पोएट हैं, वो पहुंचे। और भी सुरेश नीरव जी हैं, बड़े कवि हैं, वो पहुंचे। सुरेंद्र शर्मा जी भी आए सेकंड बुक पे। तो पद्मश्री जैसे, सुरेंद्र शर्मा जैसे नाम जो हैं इतने आदरणीय हैं मेरे लिए, 4 लाइनों से फेमस, उनके लिए 4 लाइनें सुना दिया। तो जब वो मेरे इवेंट पे आए, और मेरे लिए वो सचमुच एक सपना ही था, और मुझे कभी यकीन नहीं था कि वो कभी पूरा भी हो सकता है। पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, वो पहुंचे, मेरे बुलाने पे आए, यही उनका एक बड़प्पन है। वरना वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनको मैं, मेरे जैसा कोई शख्स बुला ही नहीं सकता। लेकिन वो इतना, उन्होंने अपनापन दिखाया, मिले, आए मेरे बुक लॉन्च पे। तो मुझे लगा कि जिस तरह इन लोगों ने मुझे एनकरेज किया, इतने बड़े बड़े धुरंधर लोगों ने मुझे एनकरेज किया कि आप आई हो अब इस वर्ल्ड में, तो कुछ ना कुछ और लिखो, और रुकना मत, लिखती रहो, अच्छा लिख रही हो, कोशिश है, धीरे धीरे कोशिश में और रंग आएगा। तो मैं ये मानती हूँ कि आप कुछ भी काम अगर करते हैं, और अगर आपको, आपसे पहले वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो आपका हाथ नहीं बढ़ा के आपको आगे लेके जाते हैं, तब तक तो आपकी हिम्मत कभी नहीं बढ़ती है। तो मुझे उन लोगों ने ये हौसला दिया है कि मैं एक बुक के बाद दूसरी बुक लेके आई। कई लोगों ने उसमें मेरी पोइट्री पढ़ी तो कहा कि आपकी वो पोइट्री पढ़ी मैंने, मैं डिप्रेशन में था, उस पोइट्री को पढ़ के मैं बाहर आया। मतलब ये चीज भी कि मैं 3 महीने से बेड पे था, पर मैंने वो पोइट्री पढ़ी, मुझे लगा था मेरी जिंदगी अब रुक गई है। पर वो पोइट्री पढ़ने के बाद मैं इतनी एनर्जी के साथ बाहर आया हूँ वापस। तो तब मुझे लगा कि क्या एक पोइट्री भी किसी की जिंदगी इस तरह बदल सकती है। बिल्कुल। तो मुझे कुछ भी अगर ऐसा लगता है जो दिल को छू सकता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे लिखूं, और अगर मैं उसे कविता की शक्ल दे पाऊं तो ये सिर्फ माँ सरस्वती की कृपा होती है। और वो हमेशा सब पे तो नहीं होती है, अगर मुझ पे कभी हो रही है तो मैं उसे जरूर स्वीकार करती हूँ, और बहुत बधाई, हमेशा बुक्स लाना चाहती हूँ। वाकई रेखा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज के युवा अगर रेडियो जॉकी या वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे, वो क्या करें? बिल्कुल, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाए, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके वो डालते थे। बहुत लोग उसमें टैलेंटेड भी दिखे मुझे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सॉरी टू से, बट वो कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन उनका ठीक नहीं है, कहीं उनको उस फील्ड की नॉलेज अभी नहीं है, लेकिन वो लोगों से कहते हैं कि हम वॉइस आर्टिस्ट हैं। जब आप किसी चीज़ के साथ आर्टिस्ट वर्ड जोड़ते हैं तो फिर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें कहीं ना कहीं महारत हासिल करें पहले, वरना आप कह सकते हैं कि हाँ मैं भी बोलना जानता हूँ, मैं भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, एक अच्छी बात है, पर अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट बता रहे हैं तो फिर आपको उसे प्रूव भी करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं नए युवाओं से या नए लोगों से जो इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि जब भी आप किसी फील्ड के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हैं और आपका मन है कि आप वहाँ जाएं, तो पहले उसकी एक टेक्निकल नॉलेज ज़रूर लें, उसको सीखें
और तब उस फील्ड में अगर जाएंगे तो आपको सचमुच बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर आप बोलना नहीं जान रहे हैं, आपको ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, तो हो सकता है जो आपकी मदद भी करना चाहता हो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा नहीं ये इस लायक नहीं है, नहीं कर पाएगा। पर अगर आप अच्छा बोलते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, आपके पास नॉलेज है वर्ड्स की, तो लोग आपको अपने आप कई बार हाथ देते हैं कि हाँ ठीक है मैं आपको सिखा देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, बिना पूछे भी जवाब मिल बिल्कुल। जाता है। अब आपको अगर पेन पकड़ना ही नहीं आता और आप कहेंगे मुझे कविता लिखनी है, तो पहले इंसान आपसे यही कहेगा कि पहले जाओ पेन पकड़ना सीखो, फिर अ आ इ ई क ख ग सीख के आओ, उसके बाद कविता भी मैं लिखना सिखा दूंगा। हाँ मैं बनाना सिखा सकता हूँ, लेकिन लिखना तो आपको तभी आएगा ना जब आप सीख लेंगे, भाषा को सीख लेंगे। तो यही एक आर्टिस्ट की फील्ड का भी होता है कि पहले आप बेसिक नॉलेज लीजिए उसकी, फिर धीरे धीरे उसमें निखार लाइए, उसको और इम्प्रूव कीजिए और लोगों से सीखिए। और सीखने के लिए हमेशा ओपन रखिए अपने माइंड को। ये नहीं कि मैंने अपने आप पे एक स्टैंप लगा दी कि मैं तो वॉइस आर्टिस्ट हूँ, तो फिर आप कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि कोई भी कंपटीशन के वर्ल्ड में नहीं चाहता कि आप आए और आप भी वो कुर्सी ले लीजिए कि लीजिए आपके लिए खाली है। हर कोई यही चाहता है कि मैं हूं तो मैं बना रहूं, बाकी भीड़ दूर रहे। ये एक कड़वा सच है, ये सच्चाई है। तो मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगी कि आप धोखे में रहें और आप सामने से आ जाएं कि हाँ मैं तो आर्टिस्ट बन जाऊंगा और बाकी चीजों पे आप काम करना छोड़ दें, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको रोजी रोटी चाहिए, आपको मेंटल पीस चाहिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अर्न करते हो। बिल्कुल। इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो शुरुआत में पैसे की कोई गारंटी नहीं है कि आपको काम मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको वेलकम मिलेगा। नहीं, आप आएंगे, आपको हो सकता है बहुत जगह पर सुनना भी पड़े, आपको लोग कहेंगे कि कोई दम नहीं है आपकी आवाज में, पर अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि मैं टेक्निकल चीजें जानता हूँ, मैंने सीखा है और मेरी भाषा पे कमांड है, तो आप फाइट कर सकते हैं, आप कंपटीशन कर सकते हैं, आप एक हेल्दी कंपटीशन करिए और आगे जाइए जी। लेकिन कभी भी ये मत करिए कि आपने कुछ सीखा नहीं और आप आके भीड़ में खड़े हो गए, तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, अपने आप को धोखा दे रहे। हाँ, आप वहां पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगे। तो हमेशा जब आप किसी पहाड़ पे भी चढ़ते हैं ना, तो आपको ट्रैकिंग शूज पहनने पड़ते हैं। आप ऐसे ही हील्स पहन के अगर आप चढ़ेंगे तो आप पक्का गिरेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात आप मान के चलिए कि आपको इस फील्ड में भी इस फील्ड के लायक शूज पहन के ही आना है, क्या और तभी आप आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी नए हमारे युवाओं के लिए आपने। हम आगे बढ़ते हैं कि आपके आने वाली सच्ची कहानी पर आधारित पुस्तक पाठकों के लिए किस तरह भावनात्मक यात्रा से जुड़ेगी। मैंने जो अगली बुक पे मैं काम कर रही हूँ, काफी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं तो पूरा फोकस मैं उस पर नहीं दे पाती हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन ये कहानी जो है वो बहुत सारी महिलाओं की कहानी होगी, उन्हें ये फील होगा कि ये शायद मेरी ही कहानी है, कहीं ना कहीं उन्होंने जरूर महसूस किया होगा इसका कोई ना कोई हिस्सा। तो मैंने वही कोशिश की है कि उस चीज को मैं सामने लेके आऊं जो महिलाएं खुद से कभी किसी को कह नहीं पाती हैं। और ऐसे हमारे आसपास बहुत सी ऐसी फीमेल्स को आप देखेंगे हमारे घर में काम करने के लिए हेल्प आती हैं, या फिर और आपके आस पड़ोस में बहुत से लोग होते हैं जो न जाने दिन भर या हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा फेस कर रहे होते हैं जो शायद कभी दर्ज ही नहीं हो पाता, कहीं पे भी कोई रजिस्टर ही नहीं कर पाता कहीं पे, या कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, हम सबके पास अपने अपने पेन्स हैं, हम उन्हीं को लेके बैठे हैं। पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम एक दूसरे का पेन बांटते हैं, अगर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, तो शायद अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम्स कम लगने लग जाती हैं। कम हो जाती है। फिर आपको लगता है कि यार मेरी तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, जी। मुझसे ज्यादा लोग परेशान हैं। तो जरूरी है कि वो जो चीजें आम पब्लिक झेल रही है, जो लोग झेल रहे हैं, जो औरतें झेल रही हैं खासकर, वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचे और लोग समझें कि हमें उनको उससे बाहर निकालना है। आज भी अगर आप ये कहेंगे मेरी बुक को पढ़ के कि ये शायद थोड़ी पुरानी बात लगती है, तो आप कहीं ना कहीं आप शायद आपकी, मैं ये थोड़ा कड़वा बोल रही हूँ कि आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ कमी है जी। क्योंकि अगर आप निकलेंगे ना तो आज शहरों के अंदर भी ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं, ऐसे बहुत से फैमिलीज हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, जहाँ उनको अभी भी बराबरी का दर्जा नहीं है, जहाँ उनकी पढ़ाई के लिए उनको सिर्फ इतना कहा जाता होगा कि पढ़ लो फिर करना क्या है, घर ही तो संभालना है। तो जो कंपटीशन के लिए हम लड़कों को तैयार करते हैं वो हम लड़कियों को तैयार नहीं करते हैं। और ये चीज आज से नहीं, ये सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल सही बात। सदियों से चली आ रही है। जो धनुर्विद्या भगवान राम ने सीखी थी वो शायद सीता जी को नहीं सिखाई गई होगी। क्या बात है, सटीक उदाहरण। और वही चीज आज भी है। अगर सीता जी ने भी सीखा होता धनुष चलाना तो शायद रावण उनको इतनी आसानी से उठा के भी नहीं लेके जाता। वाकई। जब द्रौपदी ने अगर सीखा होता गदा चलाना तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो उसे खींच के
वहां तक लेके आता। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने परिवार की महिलाओं को सशक्त बनाएं, उनको एम्पावर करें, ताकि हम अपने पूरी सोसाइटी को, आने वाली जनरेशन्स को हम पावर दे सके। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं, हमें लगता है कि घर का जो मर्द है उसी ने तो घर चलाना है, उसी ने तो सब कुछ करना है, तो उसको स्ट्रांग होना चाहिए, उसे बाइक चलाना आना चाहिए, उसको कमाना आना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो बाहर जाना जानता हो, वो अच्छे कपड़े पहन सकता है। अगर आप लड़कियों से कहते हैं कि आप मॉडर्न कपड़े क्यों पहनती हैं, समाज खराब हो रहा है, तो भाई जो हमारे पुरुष थे वो भी पहले धोती पहनते थे। क्या आज सारे पुरुष धोती पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। उन्होंने अपना अटायर चेंज कर दिया, मॉडर्न हो गए, सब कुछ वो अपने हिसाब से पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं। लेकिन अगर लड़कियां कुछ ऐसा करती हैं तो उन पे लोग कमेंट करना शुरू हो जाते हैं। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बदलाव को जी। और ये बदलाव तभी आएगा जब हमारी सोच बदलेगी, जब हर परिवार की सोच बदलेगी। किसी एक या दो के बदल जाने से कभी समाज नहीं बदलता। बिल्कुल। तो मैंने वही कोशिश की है अपनी इस बुक के जरिए। बहुत अच्छी पुस्तक, जिस तरह से आपने उदाहरण दिए हैं, अपने भाव प्रकट किए हैं, उससे लगता है कि आधी आबादी को तो जरूर पसंद आएगी आपकी पुस्तक। हम आगे बढ़ते हैं। रेखा जी, आपकी आवाज को खनकती मलिका की आवाज कहा जाता है। आपके अनुसार ये प्रभावशाली आवाज का असली राज क्या है? राज, देखिए, मैं फिर से कहूंगी कि आवाज में आपका कोई रोल नहीं होता है, वो गॉड गिफ्ट होती है। तो मैं लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ईश्वर ने ऐसी आवाज दी है, और इसका श्रेय सिर्फ ऊपर वाले को ही जाता है, मुझे नहीं। हाँ, इसको निखारने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कि मैं थोड़े परहेज करती हूँ, ध्यान रखती हूँ, और लोगों का जो प्यार मुझे मिला है वो मुझे और एनर्जी देता है कि मैं उस आवाज को मेंटेन रखने के लिए कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि हाँ, एनकरेज रहती हूँ कि मुझे इसको बना के रखना है। वरना जब आपको एनकरेजमेंट नहीं मिलता है तो आप कहीं ना कहीं सुस्त हो जाते हैं कि चलो ठीक है, चल जाएगा। पर जब आपको लोग ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मुझे याद है मैं एक बार शो कर रही थी तो ड्यूटी ऑफिसर जो बाहर बैठे थे, नॉर्मली उनसे तारीफ कम मिलती है तो वो काफी बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे आके स्पेशली मेरे स्टूडियो में बोला कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं, क्योंकि उस टाइम मैं अर्पण प्रोग्राम कर रही थी सुबह, वो भक्ति संगीत का प्रोग्राम था। तो उन्होंने मुझे सुना और कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई प्रवचन सुन रहा हूँ, और बड़ी मीठी सी आवाज में, तुमने कभी, उनको वो वर्ड नहीं कहना आ रहा था पर वो ढूंढ रहे थे कि मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा जैसे वो शीशा होता है ना, उसे जब आप टकराएंगी तो एक खनक पैदा होती है, तो आपकी आवाज वैसी लग रही है। मैंने वो रिकॉर्ड भी किया उनका वो बात, वो भी कहीं मैं अगर सर्च करूंगी मेरे कंप्यूटर में मुझे मिलेगा। तो उस दिन से मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ है, मैंने नोटिस किया कि शायद कुछ है ऐसा, और सचमुच एक खनक, और ये बात एक ने नहीं बहुत सारे लोगों ने बोली, तो एक विश्वास जागा, एक प्यार हुआ, अपनी ही आवाज से प्यार होने लगा। और मैं आज भी अपने शोज को रिकॉर्ड करती हूँ और घर आके फिर से सुनती हूँ, पूरे 3-3 घंटे के मैं शोज रिकॉर्ड करती हूँ और घर आके सुनती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे अपने आप पे बड़ा गर्व है, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, सब खुशी महसूस करते हैं, पर मैं इसलिए भी सुनती हूँ कि मैं अगर कोई चीज गलत कर रही हूँ, कुछ रिपीट कर रही हूँ बार-बार, या कोई गलतियां दोहरा रही हूँ, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँ, ठीक करूँ, और अपने आप को सुन के मैं कल जहां हूं उससे और आगे जाऊं, ताकि इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा जगह होती है। आप कभी नहीं कह सकते कि आप एकदम परफेक्ट हैं। तो मैं हर दिन इम्प्रूव कर रही हूँ, आज भी मैं सीख रही हूँ। और जैसा कि खनकती आवाज की बात की, तो ये तो लोगों का प्यार है, उन्होंने ऐसा माना है, तो मैंने भी अपने नाम के साथ उसे जोड़ दिया। ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। वाकई। रेखा जी, ज्यादातर हम लोग जब अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से जुड़े रहते हैं, अपने मित्रों से जुड़े रहते हैं, और उनकी तारीफें हमारे पास आती है तो मन प्रसन्न होता है, बड़ा ही उद्वेलित होता है। कभी कभी ऐसा दिन आता है कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे मित्र बिजी होते हैं और उनकी शुभकामनाएं, उनका प्यार, उनका दुलार हम तक नहीं पहुंचता है। उस दिन अंदर से फीलिंग होती है कि हम मायूस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम ना कभी कभी कठपुतली बन जाते हैं कि किसी ने तारीफ की तो हम खुश हो गए, किसी ने हमें बुरा बोल दिया तो हम दुखी हो गए। पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से एनकरेज हों, आप उसकी बात का आदर करें। वो आपको अगर कोई राय दे रहा है कि आपने कहीं इसमें कुछ कमी थी, आप उसे सुधारें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कमी को आप सुधारने बैठ जाएं। जो उन्होंने कह दिया उसको आप कमी ही मान लें, क्योंकि बहुत सारी, ये भी मैं एक कड़वी बात बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग एक खूबसूरत पेंटिंग को नहीं देखते हैं। अगर आप उसमें एक धब्बा लगा देंगे ना, तो सब लोग उसको जरूर देखेंगे, उसे जरूर देखेंगे। तो अगर आप संतुष्ट रहना चाहते हो तो अपने अंदर जो अच्छाइयां हैं उनकी लिस्ट बनाओ, जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं ईश्वर की तरफ से, जो कुछ आपको नेमतें मिली हैं उनकी लिस्ट बनाओ कि मेरे पास इतना कुछ है। और जो कमियां हैं उन्हें इम्प्रूव जरूर करो, खुली आंखों से अपनी कमियों को खुद से देखो कि क्या सचमुच ऐसा है।
अगर मैं शो कर रही हूँ और किसी ने मुझे ये बोला कि फंबल हो रहा था बहुत ज्यादा, मान लीजिए बोल दिया, तो मैं आके अपना शो सुनूंगी और मैं उसे बिल्कुल वैसे सुनूंगी जैसे कोई और प्रेजेंटर उसे बोल रहा है इस वक्त। और फिर अगर मुझे लगता है कि हाँ वाकई में आज फंबल हुआ तो मैं उसे इम्प्रूव करूंगी। बिल्कुल। लेकिन फालतू में अगर किसी ने बोल दिया, एक बार मुझे किसी ने बोला था, ऑब्वियसली कंपटीशन की दुनिया है तो लोग बहुत तरीके से आपको नीचे करने की कोशिश करते हैं। तो किसी ने मुझे कहा कि तुम तो ऑन एयर ही रोमांस करना शुरू हो जाती हो। तो उस टाइम में अंदाजे बयां एक प्रोग्राम जाता था, गजलों का प्रोग्राम था, वो मैं करती थी और उसमें हम शायरी पढ़ते थे। अब अगर शायरी रोमांस वाली है, प्यार मोहब्बत वाली है, तो आप उसे देशभक्ति के अंदाज में तो नहीं पढ़ सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अच्छा, दूसरी बार मेरे एक मित्र हैं जो अभी उस पे भी आते हैं, भाभी जी घर पर है एक प्रोग्राम आता है ना, उस पे भी आते हैं, टिल्लू का रोल करते हैं, तो वो उस वक्त रेडियो पे ही थे। तो उन्होंने मुझे कहा, सलीम ने, कि रेखा एक बात कहूँ, तुम्हारी आवाज ना बहुत रूहानी लगती है, जब तुम बोलती हो तो बहुत रूहानियत से सुनता हूँ मैं, और मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। मैंने कहा पर लोगों ने तो मुझे ऐसा कहा। कहते अरे बाबा, वो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तुम्हें अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे लेवल पे नहीं आ पा रहे, तो भी कई बार ऐसा बोल देते हैं, तो तुम उस पर ज्यादा सोचो मत, तुम बहुत अच्छा बोलती हो और उसे ही मेंटेन रखो, वैसे ही बोलो। और वाकई बात भी ठीक है कि अगर आप रोमांटिक शायरी को पढ़ रहे हो तो फिर आपको कुछ तो रोमांस उसमें लाना पड़ेगा ना, वरना वो लगेगी ही नहीं कि वो शायरी को आपने उस भाव के साथ पढ़ा। पर अगर आप देशभक्ति पढ़ रहे हैं तो फिर आपको देशभक्ति का जोश जज्बा लेके आना पड़ेगा, तब वो ऐसा लगेगा। ये चीजें जब तक आप उसमें नहीं डालेंगे वो उतना, फिर वही बात है कि वो फीलिंग नहीं आएगी, वो आपके दिल को नहीं छुएगी। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, लोग आपको इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सच्चे मन से उनके फीडबैक को सुनिए, और अगर आपको लगता है कि वाकई इसमें चेंज करने की जरूरत है तो करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ ऐसे ही बोला गया है मुझे परेशान करने के लिए, तो फिर आप उसको थोड़ा अवॉइड करिए। संतुष्ट रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास जो कुछ है आप उसको खुशी के साथ एक्सेप्ट करें, और जो कुछ कमियां हैं उनको भी आप लेके चलें साथ में, उन्हें इम्प्रूव करते चलें। बहुत अच्छे। रेखा जी, हम चलते चलते एक और प्रश्न करेंगे कि आपकी जिंदगी को एक रेडियो शो की तरह नाम देना हो तो उस नाम का शीर्षक क्या होगा, आप बताएं। मुझे लगता है कि गाते गुनगुनाते मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि क्या बात है, मेरा हर काम गाते गुनगुनाते ही होता है। और मैं जब भी कहीं घर में होती हूँ, बाहर होती हूँ, रास्ते में होती हूँ, इवन मैं कहीं भी ट्रैवल भी कर रही हूँ, तो मेरा रेडियो कान पे रहता है, ज्यादातर मैं सुनती रहती हूँ, या स्पीकर पे चलता है कुछ ना कुछ ऐसा। तो साथ साथ मैं गाने गाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, और ये चीज जो है ना वो आपको कभी भी नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं लेके जाती है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको अच्छा फील होगा, और कोई भी काम करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, या लोगों के साथ अच्छे से जुड़ने के लिए, आपके ऑरा को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा खुश रहें, आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स हों, आप लोगों के लिए पॉजिटिव सोचते हों। आप दूसरों के लिए भी पॉजिटिव तब सोच सकते हैं जब आप अपने आप से खुश होते हैं, जब आप अपनी अचीवमेंट्स के साथ खुश होते हैं, तब आप, नहीं तो अगर आप ही परेशान हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो आप हमेशा दूसरों से जलन महसूस करेंगे। अगर आप हर दिन अपनी अचीवमेंट्स से खुश रहते हैं तो आप हमेशा दूसरों को भी एनकरेज करते हैं, आप उनको भी कहते हैं कि आप आगे आइए, अरे करिए, कर सकते हैं आप, वरना आप दूसरों को भी चाहेंगे वो नीचे रहे, क्यों जा रहा है वो आगे, क्योंकि मैं नहीं जा पा रहा। सही बात है। तो हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी जो आपको देगी वो कोई और चीज नहीं दे सकती। स्माइल हमेशा बना के रखिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि स्माइल वो गहना है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन ये आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है और आपको एनर्जी देती है, और आप ही को नहीं दूसरों को भी देती है। क्या बात है। तो मुझे लगता है रेखा जी, जितना मैं खूबसूरती से मुस्कुराता हूँ उससे ज्यादा मुझे मुस्कुराना पड़ेगा पॉजिटिव रहने के लिए। रेखा जी, आपने अपने बेशकीमती समय से ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए इतना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे अंदर के इतने सारे भावों को आपने बहुत ही खूबसूरती से बाहर निकाला, क्योंकि आपके सवाल अगर इतने उम्दा थे तभी मैं उन पे जवाब दे पाई बहुत अच्छे से, दिल खोल के। तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये पसंद आएगा, और जो मेरे फैंस इसको देखेंगे वो भी जरूर से पसंद करेंगे। एंड थैंक यू फिर से एक बार अपनी टेक्निकल टीम को भी और आपको भी, एंड थैंक यू सभी व्यूवर्स को भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।